हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 5 पर हम आ चुके हैं और इससे पहले की वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी है। आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उन क्वेश्चन के जो मॉडल पीडीएफ्स हैं वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू डे 5, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज अराउंड ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और सेकंड है बिगिनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म। ठीक है, इन दोनों चीजों को एक टाइप से लिंक करके एक क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और ये क्वेश्चन आपको आंसर लिखने के लिए दिया गया था। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके का अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा उस आंसर के अप्रोच को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट अ स्पेट ऑफ राइट्स इन द वेक ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन स्ट्रगल वायलेंटली शुक द नोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और सेकंड स्टेटमेंट है दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज द सक्सेस अचीव्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स है उसे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब मर्ज किया गया था गांधी जी के द्वारा, राइट, जैसा आप जानते हैं, तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन स्ट्रगल जो चल रहा था उसके अंदर कुछ ऐसे राइट्स हो गए, राइट्स स्पेशली वायलेंट राइट्स ऐसे हो गए। राइट्स का सीधा सा मतलब होता है दंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट, ऐसे दंगे जो कि वायलेंट थे। सो ऐसे वायलेंट दंगे हो गए जिसके कारण जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो कंसेप्ट हम बना रहे थे, देखो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मीनिंग क्या है, खिलाफत जो मूवमेंट थी वो मुस्लिम्स की थी, नॉन कॉपरेशन काइंड ऑफ गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सो इट वाज एक्चुअली लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो हिंदू एक टाइप की बॉडी थी। सो एक मुस्लिम बॉडी और एक हिंदू बॉडी दोनों साथ मिलकर किसी एक मूवमेंट को चला रही थी, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे लेके जा रहा था। बट जब ये वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट हुए तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के ब्रेकडाउन के साथ साथ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, राइट। और सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये बोलता है कि हमें इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब हमें ये चीज प्रॉपरली प्रोस एंड कॉन्स के साथ प्रॉपरली समझनी है और समझानी है कि क्या सच में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर इतना बड़ा फैक्टर आया था। और फिर हमें एनालाइज करना है कि क्या जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो वंस अगेन, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यहां पर सबसे पहले आपको फिर से समझाता हूं। पहले बोलता है जो खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक फैक्टर जो चल रहा था, क्या वो फैक्टर राइट्स के कारण, जो वायलेंट राइट्स थे, जो दंगे थे, उनके कारण क्या ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी डिग्रेड हुई थी। पहली चीज तो ये पूछी जा रही है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला गया है। और सेकंड बोला गया है कि हमें एनालाइज करना है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ था या फिर नहीं हुआ था, वॉज इट अ सक्सेसफुल और वॉज इट नॉट सक्सेस। ठीक है, इस चीज को हमें प्रॉपरली चेक करना है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे जहां पर आपसे मॉडर्न जो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को उठा करके, जैसे यहां पर किसको उठाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उठाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास में इस पर्टिकुलर मूवमेंट के सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो हमेशा इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले समझाना है कि ये इवेंट क्या था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं जो बिगर पिक्चर है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आसपास में, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के आसपास में क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है, सबसे पहले हमें वो समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन बताएंगे तो आप बताएंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्चुअली था क्या। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, कब स्टार्ट किया गया था, देखिए 1920 के अंदर इस चीज को स्टार्ट किया गया था। आप चाहे तो अपने आंसर्स के अंदर प्रॉपर डेट्स भी मेंशन कर सकते हैं बिकॉज इसके डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज एक्चुअली 5th of September 1920। ठीक है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब आपको ये चीज बताना है कि एग्जैक्टली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या। तो देखो, इस चीज को समझो, नॉन कॉपरेशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना होगा, नॉन और कॉपरेशन। तो पहला जो नॉन है इसका मतलब तो सिंपल है कि नो, समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, कुछ ऐसी चीज जो कि नहीं हो रही है। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग। ठीक है, सहयोग करना। जैसे अगर हम किसी को जब कॉपरेट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसका सहयोग कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं। अब कॉपरेट नहीं करने की बात की जा रही है, इट इज आस्किंग टू नॉट कॉपरेट विद समथिंग। तो गांधी जी ने क्या बोला कि हमें नॉन कॉपरेशन करना है, मतलब किसी के साथ कॉपरेट नहीं करना है। किसके साथ कॉपरेट नहीं करना है, हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है।
ठीक है, दिस इज द मेन फीचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आप समझ रहे हैं। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब ये सिंबल दिया गया था, जब ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, सो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए नहीं था, बट ये एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए था। वो स्टूडेंट्स के लिए भी था, वो वुमेन्स के लिए भी था, वो पीजेंट्स के लिए था, वो लेबरर्स के लिए था, राइट, वो जजेस के लिए था, जितने भी लॉयर्स थे उनके लिए था, पॉलिटिशियंस थे उनके लिए था, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सबको यह बोला गया कि आपको जो भी काम आप ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कर रहे हो या फिर ब्रिटिशर्स के कहने पर कर रहे हो, उनका कॉपरेट करना बंद कर दो, उनकी हेल्प मत करो। तो जैसे अगर आप स्टूडेंट्स की बात करोगे, स्टूडेंट्स किस तरीके से हेल्प करते थे? स्टूडेंट्स ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाते थे, ऐसे कॉलेजेस में जाते थे जिन कॉलेजेस को ब्रिटिशर्स ने बनाया है। तो गांधी ने बोला जब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनिशिएट करना है, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, गांधी जी के कहने पे इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना बंद कर दिया। फिर सिमिलरली वुमेन्स जो है, वुमेन्स जो भी काम वगैरह किया करती थी ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस में, उन्होंने वो करना बंद किया। पीजेंट्स ने ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स जो कि ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स करते थे उगाने के लिए, जैसे कि कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, राइट, ये सब चीजें, इनको उगाना बंद कर दिया। सिमिलरली अगर आप लॉयर्स की बात करेंगे तो लॉयर्स जो हैं वो उस टाइम कोर्ट्स में जाया करते थे, उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। जो यहाँ पर बहुत सारे जजेस थे, इन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, राइट। पॉलिटिशियंस ने अपने अलग अलग जितने भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके अंदर जाना बंद कर दिया। द पॉइंट बीइंग, महात्मा गांधी के कहने पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया, सिंपल वर्ड्स में सहयोग करने से मना कर दिया। आई होप आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन एम है वो आप समझ गए। अब देखो, मैं आपको अब इसके पीछे का जो महात्मा गांधी का जो मेन कंसेप्ट था वो समझाता हूं। पॉइंट इज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो नेम से पता चल जा रहा है, और आई होप आप इस चीज से प्रॉपर्ली समझ गए कि एग्जैक्टली नॉन कॉपरेशन काम कैसे करेगा। बट द पॉइंट इज, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को ही क्यों स्टार्ट किया, मतलब व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड स्टार्टिंग अ मूवमेंट लाइक दिस थिंग। नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट करने के पीछे रैशनल क्या था? देखिए, इस चीज को बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप इंडिया का मैप देखो। इंडिया का उस टाइम का जो मैप था वो कुछ इस तरीके से था कि ऑलमोस्ट उस टाइम का, मतलब अभी का जो एंटायर पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, एंटायर बांग्लादेश एंड ऑब्वियसली एंटायर इंडिया, ये सब का सब उस टाइम इंडिया के अंदर प्रेजेंट था। अब देखिए इस चीज को, इंडिया की अगर आप टेरिटरी को देखोगे, स्पेशली लैंड बेस्ड टेरिटरी, मतलब जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, दैट इज वेरी वेरी वास्ट, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी है। अब इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन था, दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, ठीक है, पॉपुलेशन भी हमारे काफी ज्यादा ह्यूज है। अब समझिए, जो ब्रिटिशर्स का जो नंबर था, जो कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका नंबर इट वाज जस्ट इन थाउजेंड्स, ठीक है, कुछ थाउजेंड्स थे, मतलब अराउंड 20 to 30,000 इतने ही थे इनके पास। पॉइंट इज, इन्होंने इस 20-30 हजार लोगों ने ही, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ही, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग तरीके यूज करके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अलग अलग टाइप के बहुत सारे पॉलिसीज यूज करके इस पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर एक्चुअली कब्जा किया हुआ था, इसको एनेक्स किया हुआ था, राइट, और इसको हमें क्या किया था, इन्होंने कॉलोनी बना दी थी। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि बैकग्राउंड क्या था। अब जब गांधी जी यहां पर सीन के अंदर आते हैं तो गांधी जी ने एक चीज समझ लिया कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया को प्रॉपरली रूल करना है तो उसके लिए ब्रिटिशर्स इसे अकेले नहीं कर सकते, वो इंडियंस की हेल्प से ही कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। इंडियंस की हेल्प से ही इंडिया को चलाया जा सकता है। ऑल्दो ओवरऑल मास्टर्स जो है वो ब्रिटिशर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज प्रिसाइड ओवर वो कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे एवरी सिंगल थिंग जो कि लोअर लेवल पे किया जाएगा वो सब इंडियंस ही करेंगे, राइट। ब्रिटिशर्स का जो नंबर है वो बहुत कम है, ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को अकेले नहीं चला सकते, रन नहीं कर सकते। अब देखिए, द मोमेंट गांधी जी ये चीज समझ गए तो गांधी जी को एक चीज पता थी कि द मोमेंट इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का साथ देना छोड़ दिया तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इनकेपेबल हो जाएंगे इंडिया को प्रॉपरली रूल करने में। और जैसे ही वो इंडिया को रूल करने में इनकेपेबल हो जाएंगे तो दे विल बी एक्चुअली फोर्स्ड, ठीक है, सो ब्रिटिशर्स जो है वो फोर्स हो जाएंगे हमारी कंट्री से बाहर जाने में। सो दिस वाज द एंटायर कंसेप्ट, जिस चीज के कारण गांधी जी ने एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। सिंपल बोला गया कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना बंद कर दो। द मोमेंट हमने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना बंद कर दिया तो होगा क्या, जैसे ही कुछ हो सकता है कुछ ईयर्स तक ब्रिटिशर्स इसको किसी तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5-6 साल के लिए अगर ये मूवमेंट चल जाता तो हो सकता है कि इट वुड हैव रिजल्टेड इनटू इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। वन थिंग नाउ देखिए, इस चीज को एक अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके भी पूछा जा सकता है। आई होप आप क्वेश्चन मेनली समझ गए होंगे। मेन पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है कि एज टू हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक दैट वाज मेड बाय गांधी जी, ठीक है। सो गांधी जी ने उस टाइम जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, इट वाज एक्चुअली अ मास्टर स्ट्रोक, एंड इसका कोई भी रिप्लाई, किसी भी तरीके का रिप्लाई ब्रिटिशर्स के पास नहीं था।
मतलब दे डिड नॉट नो एज टू हाउ टू आंसर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, बिकॉज कोई कॉपरेट करने को ही मतलब रेडी नहीं है, कोई इंडियंस उनकी हेल्प ही नहीं कर रहा है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम करवाना चाहते हैं तो जो हायर ऑफिशियल्स है वो तो ब्रिटिशर्स है, बट जो लोअर ऑफिशियल्स है वो तो इंडियंस थे, और अब इंडियंस काम नहीं कर रहे हैं। सो अगर लोअर ऑफिशियल्स काम नहीं कर रहे हैं तो हायर ऑफिशियल्स तक कोई फाइल ही नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके सारे के सारे काम रुक गए। अगर आप कोर्ट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो बहुत सारे जजेस थे वो तो ब्रिटिशर्स थे, बट जो जितने भी लॉयर्स वगैरह थे ये सब तो काफी सारे इंडियंस थे। द पॉइंट इज द मोमेंट लॉयर्स ने ही काम अपना बंद कर दिया तो जजेस के पास जाएगा कौन, मतलब कौन जाकर डिफरेंट टाइप की दलीलें करेगा, अलग अलग केस फाइट करेगा, कौन करेगा। अब इफ इंडियंस आर नॉट कोऑपरेटिंग तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और इसके कारण एक्चुअली ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई भी थी। बट ऑब्वियसली ड्यू टू सम इंसिडेंट्स, ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा लंबा चल नहीं पाया। दिस इज द थिंग, उसके कारण ब्रिटिशर्स को एक्चुअली काइंड ऑफ साई ऑफ रिलीफ मिला, उनको रिलीफ मिला कि ये मूवमेंट एटलीस्ट बंद हो गया। ठीक है, सो आई होप आप जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मैंने मेन चीज आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिक उसका मेन आइडिया क्या था, व्हाट वाज द मेन आइडियल, एक्चुअली आइडियल क्या था जिसके जिसके सामने गांधी जी एक्चुअली जा रहे थे, जिस चीज को गांधी जी फॉलो कर रहे थे। राइट, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। सो गांधी जी वॉज एक्चुअली प्लेइंग अ मास्टर स्ट्रोक, जिसके थ्रू वो ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे थे इंडिया को छोड़ के जाने के लिए। ठीक है, सो आई होप आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ गए। अब देखिए, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करने के पीछे दो मेन रीजंस थे। सबसे पहला था जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 1919 के अंदर हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है, और सेकंड वाज खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था हम थोड़ा सा ये समझते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको खिलाफत का इशू समझना पड़ेगा ना। खिलाफत के हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट सिंपली अगर आपको समझना है तो देखो, ये समझो कि जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत एक एक्चुअली ऐसा मूवमेंट था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था ना। खिलाफत वर्ड जो है, खिलाफत वर्ड जो है वो एक वर्ड से आता है जिसका मीनिंग है खलीफा। ठीक है, अब खलीफा देखिए क्या है, खलीफा क्या है, एक्चुअली एक इस्लामिक वर्ड है ना, एक इस्लामिक वर्ड है जिसके अंदर खलीफा का मीनिंग होता है हेड ऑफ रिलीजन। ठीक है, हेड ऑफ रिलीजन। सो खलीफा सिर्फ एक वर्ड नहीं है, खलीफा एक्चुअली एक पोस्ट थी ना। पोस्ट का मतलब क्या है, देखो टर्की जो है ना, टर्की एक कंट्री है जो कि इस्लामिक नेशन है। ठीक है ना, टर्की के जो हेड थे, मतलब जो उनके प्रेसिडेंट वगैरह जो भी कह सकते हो, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था, मतलब उनके पोस्ट को बेसिकली खलीफा कहा जाता था ना। जो खलीफा थे वो सिर्फ और सिर्फ टर्की के हेड नहीं थे, बट ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द रिलीजियस लीडर, द रिलीजियस लीडर ऑफ एंटायर इस्लाम। ठीक है, एंटायर इस्लाम मतलब पूरी दुनिया में जहां पर भी इस्लाम है उन सब के रिलीजियस लीडर वो होंगे जो कि खलीफा होंगे, और खलीफा वो होंगे जो कि टर्की के हेड होंगे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब वर्ल्ड वॉर वन जब होता है तो वर्ल्ड वॉर वन में टर्की हार जाता है। ठीक है, और टर्की के हारने के कारण जो अलाइड पावर्स थी, अलाइड पावर्स के अंदर यूके भी आता है जैसा कि आप जानते हैं, यूके ने क्या किया, टर्की के हेड को उसके पोजीशन से हटा दिया। ठीक है, द मोमेंट पोजीशन से हटाया तो जितने भी मुस्लिम लोग थे, जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में थे, उन्हें लगा कि ये डायरेक्टली हमारे रिलीजन के ऊपर अटैक है। राइट, और उसके कारण एक मूवमेंट स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट जो कि अली ब्रदर्स ने ऑब्वियसली स्टार्ट किया था, आप जानते होंगे। राइट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट, मतलब खलीफा को फिर से रीइंस्टेट कराने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि फिर से खलीफा को वापस लाओ। इसी चीज के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया, दैट वाज कॉल्ड एज खिलाफत मूवमेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, सो आई होप आप खिलाफत मूवमेंट समझ गए, और आई होप साथ ही साथ आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन आइडिया था और जो मेन उसके फीचर्स थे वो सब भी प्रॉपर्ली समझ गया। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। तो आई होप आप इंट्रोडक्शन तो समझ गए कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है, आप उसके डेट्स को बता सकते हो, आप उसकी टाइमलाइन को बता सकते हैं, और आपको गांधी जी को मेंशन करना है इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं अपने बॉडी पार्ट के अंदर कि एग्जैक्टली बॉडी पार्ट में लिखना क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन को लिखते समय सबसे पहले तो आपको यह करना होगा कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों को साथ में लेकर आना है, और यह बताना है कि किस तरीके से इन दोनों ने मुस्लिम और हिंदू के बीच में यूनिटी लेकर आई थी। राइट, यूनिटी का फैक्टर किस तरीके से आया था, सबसे पहले हम ये बताएंगे। तो देखो, एक चीज तो समझो, इससे पहले जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे, मतलब मुस्लिम्स जो थे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो नेशनल मूवमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म था, मतलब हिंदू के जो प्रोपोनेंट्स थे वो लोग कर रहे थे, बट मुस्लिम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन नहीं था, देयर वर ऑब्वियसली सम पीपल हु वर एक्चुअली इसके अंदर इन्वॉल्व थे पहले से ही, मुस्लिम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे, बट स्टिल इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब एक अगर लार्जर हम ग्रुप की बात करें तो लार्जर ग्रुप की तरह मुस्लिम यहां पर अभी तक एक्टिव नहीं हुए थे। ठीक है, मेन चीज।
अब जब खलीफा मूवमेंट आता है तो खलीफा को जब नॉन कॉपरेशन के साथ गांधी जी ने लिंक किया तो पहली बार क्या होता है, मुस्लिम्स यहां पर फोर फ्रंट पे आए। फोर फ्रंट पे आने का मतलब है अब मुस्लिम्स डायरेक्टली हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, मेन चीज। अब इसके कारण यहां पर देखो नॉन कॉपरेशन के थ्रू हिंदूज और खिलाफत के थ्रू मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम ने यहां पर साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसका सिंपल वर्ड समझो, कॉपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इन दोनों ने कॉपरेट किया किस चीज के लिए, हिंदू और मुस्लिम ने कॉपरेट किया और ये डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब टू डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू प्लस मुस्लिम, जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर रह रहे थे, इन दोनों ने आपस में कॉपरेट किया और इन दोनों ने साथ में मिलकर ये डिसाइड किया कि जो थर्ड, जो हमारा कॉमन एनिमी है, कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटिशर्स, राइट, हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। एंड दिस वाज द मूवमेंट दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड एज खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहां पर दोनों को एक साथ लाया गया था। आई होप दिस मच इज क्लियर। बट अब देखिए, इसमें एक चीज समझिए, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब साथ में आए तो दिस वाज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग कि हिंदू और जो मुस्लिम की यूनिटी है वो तो साथ में आ गई। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो मुस्लिम्स का मेन एजेंडा क्या था, मेन एक्चुअल रीजन क्या था इस पर्टिकुलर चीज में आने का? क्या मुस्लिम्स यहाँ पर नेशनलिस्ट पर्पस के लिए आए थे? नो, राइट। मुस्लिम्स का जो मेन एजेंडा था, जो मेन रीजन था, दैट वाज जस्ट टू रीइंस्टेट खलीफा। वो खलीफा की पोजीशन वापस लाना चाहते थे कि जो भी खलीफा था उस टाइम का, उसको वापस बैठाओ उसके पोजीशन पे, राइट। तो मुस्लिम यहां पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर नहीं आए थे। और देखो, ऑल्दो वो जो हिंदूज थे, हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, बट हिंदूज का जो रीजन है और मुस्लिम्स का जो रीजन है, दैट वाज टोटली डिफरेंट। हिंदूज का रीजन था ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस दिलाना, उस टाइम था डोमिनियन स्टेटस लेकर आना, और मुस्लिम का रीजन क्या था, खलीफा को वापस लाना। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि दोनों ऑल्दो साथ में काम तो कर रहे हैं, बट दोनों का जो मेन रीजन है साथ आने के, वो सही नहीं थे, वो डिफरेंट थे। अब इसी बीच में क्या होता है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि ऑल्दो दोनों साथ में तो आए, हिंदू मुस्लिम साथ में आए, बट यहां पर कुछ क्यूज टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे वायलेंस होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं। उन राइट्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो था, जिसे कहते हैं हम चौरी चौरा इंसिडेंट। अब देखो, चौरी चौरा इंसिडेंट जो था वो 1922 में हुआ था। आप आई होप आप समझ चुके हैं, 1920 के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 2 साल के बाद एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा। चौरी चौरा एक प्लेस है जहां पर एक पुलिस स्टेशन था, और इस पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ था, कुछ एंग्री मॉब ने, मतलब कुछ इंडियंस ने जो कि काफी गुस्से में थे, उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को जला डाला। ठीक है, अब जलाने के कारण क्या हुआ, अंदर जितने भी पुलिस पर्सन थे, जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स भी थे, कुछ इंडियंस भी थे, उन सबकी मौत हो गई जलकर। मतलब दे एक्चुअली डाइड इस चीज से आहत होकर, इस चीज के अगेंस्ट जाकर। और इस चीज के कारण एक्चुअली महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि जो हमारे लोग हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया है, दे आर नॉट येट रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, या फिर सीधे शब्दों में कहें, दे आर नॉट येट रेडी फॉर नॉन वायलेंस। मतलब कि वो नॉन वायलेंट तरीके से किसी भी चीज को करने को तैयार नहीं है, और इसलिए महात्मा गांधी ने 1922 को ये पर्टिकुलर मूवमेंट रोक डाला। मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो ऑलमोस्ट 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से काफी आगे चल रहा था, जहां पर हमने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के भी काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे, वो चीज यहां पर 1922 के अंदर रुक जाती है। द रीजन वाज चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 1922 के अंदर होता है। ठीक है, अगर आपको इसका डेट पता करना है तो इट इज 5th of February 1922, इस दिन होता है, इस दिन ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी रुक जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि जब ये मूवमेंट रुक गया, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गया, तो जो 2 डिफरेंट पार्टीज थे, एक तो था जो ऑब्वियसली जो हिंदूज थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू आ रहे थे। मत देखो, इसको सिर्फ हिंदू मत मानना, ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर और भी बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग थे। हम इसे रिलीजन बेसिस पे इसलिए ले रहे हैं बिकॉज सेकंड तरफ हम खिलाफत को देख रहे हैं। ठीक है, सो खिलाफत के अंदर मुस्लिम्स थे। सो मुस्लिम का जो मेन रीजन था, जो था खलीफा को फिर से रीइंस्टेट करना, वो खलीफा का पोजीशन कहीं ना कहीं हटा दिया गया। जो टर्की का जो मेन खलीफा था, उसने खुद ही इस पर्टिकुलर पोजीशन को हटा दिया। सो इनका जो मेन रीजन था इस पर्टिकुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, वो रीजन ही खत्म हो गया। नाउ द मोमेंट ये रीजन खत्म हो गया, तो मुस्लिम्स ने फिर से एक बार पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। ठीक है, बिकॉज उनका जो मेन रीजन था वो खत्म हो चुका था। और जैसा हमने ऊपर बात की, मुस्लिम्स वर नॉट फॉर नेशनल फ्रीडम, दे वर सिंपली फाइटिंग फॉर रीइंस्टेटिंग खलीफा। बट ये खलीफा का इशू जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही उन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज में फिर से एक बार जो पार्टिसिपेट करना था वो बंद कर दिया। नाउ वंस अगेन हिंदूज अलग काम कर रहे थे, मुस्लिम्स अलग काम कर रहे थे। फिर से वही चीज स्टार्ट हो गई कि जब भी ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके का इंस्टिगेट करते थे, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे कम्युनल राइट स्टार्ट हो जाते थे। नाउ ये चीज शो करता है कि द मोमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होती है, फिर से एक बार कम्युनल राइट्स का जो प्रॉब्लम था वो फिर स्टार्ट हो गया। देखो 1926 का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जहां पर हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन था, वो इट वाज एट इट्स बॉटम।
सबसे खराब रिलेशन हिंदू मुस्लिम का 1926 में था, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्लैशेस हुए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लैश हुआ था दैट वाज इन कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा। कैलकाटा के अंदर क्या होता है, 1926 के अंदर काफी सारे लोग यहां पर मारे गए थे। मोर देन 130 पीपल दे एक्चुअली डाइड इन दिस पर्टिकुलर क्लैश, जो कि हिंदू मुस्लिम का एक राइट्स हुआ था। द रीजन वाज वेरी सिंपल कि मुस्लिम्स के अजान का टाइम हो रहा था, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जहां पर कुछ लोगों ने उन्हें मना कर दिया, और हिंदुइज्म का जो काउ स्लॉटर का जो इशू है, जो अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज के अगेंस्ट कुछ हुआ कि मुस्लिम्स ने कुछ काउस वगैरह को शायद स्लॉटर किया। उन सब के कारण बेसिकली एक राइट यहां पर इंस्टिगेट होता है 1926 के अंदर, और कैलकाटा के अंदर मोर देन 130 पीपल, जिसके अंदर हिंदूज भी इन्वॉल्व थे और मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व थे, दोनों ही यहां पर मारे जाते हैं। ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई। इसके अलावा क्या होता है, हम देखते हैं कि ओवर द टाइम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनल बेसिस पे बन रहे थे, सीधे शब्दों में रिलीजन के बेसिस पे बन रहे थे। तो फिर से शो होना स्टार्ट हो गया कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, फिर से वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल देखोगे कि मुस्लिम्स यहां पर मुस्लिम लीग बनाते हैं, हिंदूज की आप बात करोगे हिंदू महासभा बनती है, राइट, हिंदू महासभा बनती है। इसके अलावा अगर आप हिंदू महासभा की बात करोगे, हिंदू महासभा में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो तरीके थे वो यूज कर रहे थे कि किस तरीके से हम हिंदूज को आगे लेके जा सकते हैं। हिंदू महासभा जब भी बात करती थी कि हमें नेशनल फ्रीडम चाहिए, तो वो हिंदू के पर्सपेक्टिव में बात करती थी। मुस्लिम लीग यहां पर बात करना स्टार्ट करती है कुछ दिनों के बाद कि हमें पाकिस्तान या यानी कि एक न्यू कंट्री चाहिए। तो पॉइंट बीइंग, यहां पर कम्युनल टेंशन आने के कारण एक चीज जो हुई कि यूनिटी का जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब देखो, एक चीज मैं आपको जो यहां पर क्वेश्चन करना चाहता हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं यहां पर जब भी मुस्लिम या फिर इस्लाम बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इस्लाम के लोग थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग थे, जैसे कि खान अब्दुल गफर खान हो गए। ठीक है, फिर स्टार्टिंग के टाइम्स में अगर आप देखो तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, सर सैयद अहमद खान थे, ये सब एक्चुअली काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए भी। बट ऑब्वियसली मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जहां पर जो कॉमन लोग थे, उन लोगों को जब भी आप इंस्टिगेट किया जाता था, जब भी ब्रिटिशर्स इंस्टिगेट करते थे, तो कहीं ना कहीं राइट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि देखो, जब भी आपको हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो उसको हमेशा कम्युनिटी के बेसिस पे कीजिएगा, उसको इंडिविजुअल्स के बेसिस पे कभी भी नहीं करना चाहिए यूपीएससी के अंदर। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पर्सन है मुस्लिम के अंदर और बहुत सारे ऐसे पर्सन है हिंदू के अंदर जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल अभी अभी दिया। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, जब मुस्लिम्स के कुछ लोग ऐसे थे जो जब अपने खुद के इंटरेस्ट को ऑब्वियसली मतलब प्रमोट करते थे, तो उनके दो डिफरेंट तरीके थे। एक को बोलते हैं तबलीग, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं तंजिम। तबलीग एंड तंजिम। तबलीग का मतलब होता है कुछ भी प्रोपोगेंडा फैलाना। प्रोपोगेंडा का मतलब है कोई समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, कोई चीज जो सच नहीं है उस चीज को फैलाने को बोलते हैं प्रोपोगेंडा। और ये एक तरीका था मुस्लिम लीग का। ठीक है, मुस्लिम लीग इस तरीके से अपनी बातों को आगे फैलाया करती थी। और तंजीम का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, मतलब छोटे छोटे पार्टीज डिफरेट लेवल्स पे बनाना, उसे कहते हैं तंजीम करना। ठीक है, सो मुस्लिम लीग के ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे। अगर आप हिंदुइज्म में बात करोगे तो हिंदुइज्म में एक बॉडी आती है आर्य समाज करके। आर्य समाज बोलती है कि जो हिंदुइज्म है वो सबसे प्योर कल्चर है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हिंदुइज्म से हटकर किसी भी दूसरे रिलीजन में जा रहा है, बेट मुस्लिम, बेट इस्लाम, बेट क्रिश्चियन, बेट सिख, उसको हम फिर से शुद्ध करेंगे। ठीक है, शुद्ध करेंगे और वापस हिंदुइज्म में लेकर आएंगे। सो आर्य समाज का जब ये कंसेप्ट आता है तो इसे कहते हैं शुद्धि जो मूवमेंट था। बट अगर आप ध्यान से सोचिए, शुद्ध तो उसको किया जाता है ना जो कि अशुद्ध हो, राइट, जो अशुद्ध हो। तो इस चीज को मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो बाकी सेक्शन थे यानी कि जो नॉन हिंदूज थे, उन्होंने इस चीज को गलत ले लिया कि जो भी हमारे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है उनको ये लोग शुद्ध कर रहे हैं, तो क्या हम अशुद्ध हैं, राइट। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, इन प्रॉब्लम्स के कारण एक्चुअली काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर बढ़ने लगी। तो बेसिकली इंडिया जो अभी तक एक बहुत ही डाइवर्स, एक बहुत ही टॉलरेंट कंट्री था, तो कुछ टाइम जब वो पर्टिकुलर टाइम आया था, उस टाइम हिंदू मुस्लिम के अंदर डिसयूनिटी भी देखी गई थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स देखे गए थे। बट ठीक है, देखियो एक चीज डेफिनेटली समझना कि यूनिटी और डिसयूनिटी का जो फैक्टर है वो इरेटिक फैक्टर्स है, मतलब वो चेंज होते रहते हैं। और जब भी हम कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी चल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि 100% यूनिटी चल ही रही होती है। कुछ ना कुछ फैक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। साथ ही साथ जब हम ऐसे बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर डिसयूनिटी वाला फैक्टर चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक मुस्लिम और हर एक हिंदू के अंदर फाइट हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उस टाइम में भी हिंदू मुस्लिम के ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पीपल होते हैं जो कि साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही एक टाइप का कंपैरेटिव मतलब सेंस में हम इसमें बात कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी चीजों को जनरलाइज मत कीजिएगा, स्पेशली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जनरलाइजेशन करने से
बचिएगा, ठीक है। जनरलाइज उन चीजों को करना है जिसके आपके पास प्रूफ्स है, जिसके आपके पास फैक्ट्स है, राइट। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जनरलाइजेशन करना सही नहीं होता है, ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज को, किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के सेंस में ना देखें, चीजों को हमेशा ग्रे के सेंस में देखें कि कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें बुरी भी हैं, राइट। हर चीज को इस तरीके से आपको बैलेंस आउट करके चलना है। तो देखो, यहां तक था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहां तक हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर पहले हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी के फैक्टर्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसके कारण डिसयूनिटी के फैक्टर्स भी आते हैं, बट द पॉइंट इज अलग अलग तरीके से हिंदू और मुस्लिम ने साथ में मिलकर काम किया था, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था कि हमें एनालाइज करना है कि क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था या फिर नहीं था। तो देखिए, जब भी आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक चीज आपको पता चलेगा कि कोई भी मूवमेंट कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, भले ही वो सक्सेसफुल हो या फिर वो ओवरऑल फेल हो गया हो, बट उसने कुछ ना कुछ अच्छे काम डेफिनेटली किए होंगे। तो अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने आगे जाने के लिए, मतलब आगे आने वाले जो लीडर्स थे उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता रेडी कर दिया था। उसने क्या किया, स्टूडेंट्स को, वुमेन्स को, पीजेंट्स को, ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को साथ लाने का काम किया। आई होप आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे एक्चुअली लिसन टू गांधी जी। उन्होंने गांधी जी की बात सुनी, उसको माना और ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करने से मतलब वो कर दिया, मना कर दिया। सो इस चीज को देखकर गांधी जी एक चीज तो समझ गए थे कि मासेस को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो मासेस एक्चुअली बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकती हैं, राइट। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझते हैं। बिकॉज देखो, मेरा ये बताने का मेन मकसद ये था कि बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 2 साल के बाद ही बंद कर दिया गया और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बंद कर दिया गया, मतलब अचानक से ही बंद कर दिया गया। तो इसके कारण बहुत सारे लीडर्स जो थे वो गांधी जी के इस बात से सहमत नहीं थे। तो क्या ये मीन करता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक फेलियर था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिकॉज ये 2 साल पे बंद हो गया है, फिर अचानक से बंद हो गया, कुछ भी हो, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज नॉट अ फेलियर। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता जो था वो रेडी कर रखा था। उसी चीज को हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो पहला जो फैक्टर्स थे वो कौन थे? स्टूडेंट्स इससे पहले कहीं पर भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर देखे नहीं गए थे, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर तो खास करके अभी तक जितने भी फाइट हो रही थी वो सबके सब एलीट क्लास कर रहे थे। कभी कभी पीजेंट क्लास अपने खुद के डिमांड राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे, जो लेबर क्लास है वो अपने राइट के लिए डिमांड कर रहे थे, बट जो स्टूडेंट क्लास था वो अभी तक कहीं पर भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स साथ में आते हैं और वो एक्चुअली ये शो करते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो बेसनेस था, जो मतलब स्प्रेड था, वो काफी ज्यादा वाइड फैला हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी केम एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस थिंग। तो पहली चीज ये समझ गए। अब देखो, स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिशर्स के स्कूल में जाना बंद कर दिया। अब अगर ब्रिटिशर्स के स्कूल में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? क्या उनकी एजुकेशन बंद हो गई? नो, बिल्कुल भी नहीं। उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारे नेशनल स्कूल खुल गए। आई होप आप इसी को समझ पा रहे हैं। ब्रिटिशर्स स्कूल के अंदर जाना बंद किया, उनके एडमिशंस उन्होंने कैंसिल कर दिए, तो ऑब्वियसली उनको कहीं तो पढ़ाई करनी है अपनी पूरी। तो पढ़ाई करने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। तो नेशनल स्कूल खुलने स्टार्ट हो गए। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि जब उन्होंने ब्रिटिशर्स की चीजों को बंद किया तो उसके ऑल्टरनेट के फॉर्म में इंडियन चीजें भी तो स्टार्ट हुई ना, राइट। तो ये शो करता है कि किस तरीके से इंडिया का जो लॉस्ट हेरिटेज था, देखो इस कीवर्ड्स को ध्यान रखना, जो लॉस्ट हेरिटेज था उसको हमने फिर से रिवाइव कराना स्टार्ट किया। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। बिकॉज जब जब हम ब्रिटिशर्स की चीजों को डिक्लाइन कर रहे हैं तो हम एक उसके ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में हम न्यू चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि द मोमेंट स्टूडेंट्स ने ब्रिटिशर स्कूल में जाना बंद किया, उसके बदले में नेशनलिस्ट स्कूल आने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल काशी विद्यापीठ नाम की जो एक स्कूल खुलता है, राइट, वो था। फिर आप जामिया इस्लामिया के बारे में जानते हैं, वो जो इस्लाम ने स्टार्ट किया। तो पॉइंट इज ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर। सिमिलरली सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर था क्लॉथ का, ठीक है। एक तो स्टूडेंट्स ने स्कूल जाने बंद किए। सेकंड, अगर आप क्लॉथ की बात करोगे तो एक इंपॉर्टेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक जो इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हुई वो ये था कि जितने भी फॉरेन क्लॉथ थे उन सबको जलाना स्टार्ट कर दो, उनको पहनना बंद कर दो, उनको खरीदना बंद कर दो, उनको बेचना बंद कर दो। मतलब जो होलसेलर्स उनको बेच रहे हैं वो बेचेंगे नहीं, जो उनको यूज करते हैं वो पहनेंगे नहीं अब से, ठीक है। और जो भी लोग जिनके पास भी वो क्लॉथ वगैरह है वो उसको जला दे रहे हैं। द पॉइंट बीइंग फॉरेन क्लॉथ की डिमांड अचानक से डिक्रीज हो गई। नाउ याद कीजिए डे 1 और डे 2 के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक डिस्कस की थी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वो ये था कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री
उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको रिप्लेस करने के लिए कोई भी न्यू इंडस्ट्री नहीं बनाई गई थी। आई होप आपको याद होगा। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी कंट्री से चीजों को इंपोर्ट करते थे, मतलब इंडिया के अंदर लाते थे और इंडिया के अंदर लाकर उसको हाई प्राइस पे बेचा करते थे। ठीक है, सो इंडियंस काइंड ऑफ डिपेंडेंट हो गए थे इन ब्रिटिशर्स की चीजों को पहनने के लिए, मतलब जो भी वहां से आ रहा है हम वही पहनेंगे। राइट, आई होप आप इस चीज को, आपको ये चीज याद होगा। नाउ द मोमेंट क्लॉथ वाला फैक्टर आता है और फॉरेन क्लॉथ को पहनना लोगों ने बंद कर दिया, तो इसके ऑल्टरनेटिव में फिर से एक बार इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिवाइव्ड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ठीक है, वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू प्रूव एज टू हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रिवाइवल मूवमेंट। ठीक है, किस तरीके से रिवाइवल मूवमेंट है। यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स कभी भी पूछे, बट यूपीएससी विल डेफिनेटली टच दिस एस्पेक्ट। ठीक है, बिकॉज देखो ये बहुत ही अनसेड सा एस्पेक्ट है, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एस्पेक्ट है। बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही आता है तो कॉपरेट करने के लिए हमने ब्रिटिशर्स को डाउन किया, उसके ऑल्टरनेट के फॉर्म में हमने इंडियंस को हर एक पर्सपेक्टिव में उठाया ना, हर एक पर्सपेक्टिव में उठाया, इसलिए हमने रिवाइव कराना स्टार्ट किया अपने लॉस्ट कल्चर को, लॉस्ट ग्लोरी को। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, देखो जहां पर हमने यहां पर बात की कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया तो क्लॉथ के लिए हमने फॉरेन क्लॉथ को लाना बंद कर दिया। राइट, हमने अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव कराना स्टार्ट किया। साथ ही साथ इंडिया के अंदर खादी का जो ब्रांड था वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। खादी का बेसिक मीनिंग क्या है, इंडियन मेड क्लॉथ। ठीक है, इंडियन मेड क्लॉथ जो था वो आना स्टार्ट हो गया। पॉइंट इज इंडिया का जो रिवाइवलिस्ट नेचर था वो यहां पर फिर से स्टार्ट होना स्टार्ट होता है। राइट, थर्ड चीज, अब अगर आप बात कर सकते हो, आप पीजेंट्स के बारे में समझ सकते हो। पीजेंट्स को समझो, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए, इंडिगो, कॉटन, ये सब। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना बंद कर दिया। पॉइंट इज अब इन लोगों ने कमर्शियल क्रॉप्स को उगाना बंद कर दिया। अब इन्होंने बोला कि हम सब्सिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो उगाएंगे। सिंपल शब्दों में राइस, व्हीट, जो भी चीजें ग्रेन्स वगैरह जो हमें चाहिए, जो इंडियन मार्केट की डिमांड है, हम उस चीज को उगाएंगे। राइट, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी थी, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारी हुई करती थी, हम 23% ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी थे और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को जाता था। हम एक बार फिर से उसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर वापस आने लगे। राइट, देखो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से वापस आ गए, ऐसा नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से वापस आ गया, ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से वापस आ गया, ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो नेशनलिस्ट स्कूल थे उन लोगों ने इतना ज्यादा काम कर लिया कि वेस्टर्न स्कूल बंद हो गए, ऐसा नहीं हुआ। बट एटलीस्ट एक जो सोच थी, एक जो थिंकिंग एबिलिटी थी लोगों के बीच में, एटलीस्ट वो आनी स्टार्ट हुई, एक न्यू लहर आनी स्टार्ट हुई, जिसके कारण इंडियन जो सोसाइटी थी वो एक्चुअली फिर से एक बार इंडियन मेड थिंग्स के ऊपर प्राउड फील कर सकती थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। प्लीज देखिए, आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अगेन एंड अगेन ऑन दिस थिंग बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए कि पीजेंट्स आए, पीजेंट्स ने बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह करने स्टार्ट किए, किसान सभा बनती है, किसान सभा मूवमेंट्स करती है। एका मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, एका मूवमेंट के बारे में। ठीक है, वायलेंट स्ट्रगल था। देन एक टाइप का बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पीजेंट मूवमेंट्स आते हैं, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट के मूवमेंट्स आते हैं, और ये सब चीजें शो करती हैं कि अब हमारे सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैल रही थी। यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ऑल्दो 2 साल के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, बट क्या ये फेलियर था? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज यही तो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस इज नॉट अ फेलियर। साथ ही साथ वुमेन्स का देखिए, इससे पहले कुछ वुमेन्स ऑब्वियसली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, राइट, बट द पॉइंट वाज क्या वुमेन की पूरी कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही थी? नो, नॉट एट ऑल। यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन्स एक्चुअली डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्रोसेशंस में जो बहुत सारे जुलूस वगैरह निकलते हैं, हड़तालें होती हैं, वहां पर वुमेन्स आए, दे केम, उन्होंने लाठी चार्ज तक फेस की थी। राइट, वुमेन्स का जो बटालियन था, वुमेन के जो ग्रुप थे, उन्होंने आर्मीज के लाठी चार्ज को फेस किया था। राइट, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसके थ्रू वुमेन को जब होम कन्फाइंड मतलब बना के छोड़ दिया गया था कि सिर्फ घर का काम करेंगी वुमेन, उससे बाहर निकल के दे एक्चुअली फेल्ट लिबरेटिंग मतलब आजादी महसूस की उन्होंने। ठीक है, देखो वुमेन्स के लिए आजादी क्या थी? वुमेन्स के लिए आजादी थी कि जिस बॉन्डेज में, जिस तरीके के ब्रूट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर उनको अपने घरों के अंदर रहना पड़ता था, बिकॉज सिर्फ ब्रिटिशर्स, अगर आप वुमेन्स की बात करो, वुमेन्स के ऊपर सिर्फ ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, साथ ही साथ मेल डोमिनेशन सोसाइटी,
पैट्रियार्की, सोशल कस्टम्स, इन सब के जो फैक्टर्स थे ये सब भी तो वुमेन्स के ऊपर थे. सो वुमेन्स आर एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट रिप्रेशर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रिटिश रूल. मतलब ब्रिटिश रूल को अगर हम बात करें कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है, तो वुमेन्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है. बिकॉज एक तो ब्रिटिशर्स खुद ही रूल कर रहे हैं, उसके अलावा इतने सारे सोशल कस्टम्स थे जिसके अंदर वो लोग दबे हुए थे. राइट. इन सब चीजों के कारण जब वुमेन्स को पहली बार चांस मिला, व्हेन गांधी जी कॉल्ड आउट कि वुमेन्स शुड आल्सो कम आउट, जब गांधी जी ने बोला कि वुमेन्स को भी घर से बाहर निकल के अब भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना है, तो वुमेन्स एक्चुअली केम इन लार्ज नंबर्स. वो इस एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. व्हेन दे केम, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. राइट. और ऑब्वियसली आप जानते हैं वुमेन्स के जो एक्सपीरियंसेस है, वुमेन के जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इन द सम ऑफ द वीडियोस. बट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन, वुमेन्स की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. एक फैक्टर और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी. आई होप आप जानते हैं भले ही बहुत सारे डिफरेंसेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बट उन 2 सालों के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज एट इट्स पीक, जहां पर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारे के सारे मूवमेंट साथ में मिलकर काम कर रहे थे. डिफरेंट लीडर्स ऑफ हिंदू, डिफरेंट लीडर्स ऑफ मुस्लिम, ये लोग अपने रिलीजियस फैक्टर्स को भूल करके एक साथ डिफरेंट प्रोटेस्ट वगैरह करने में लगे हुए थे. अलग अलग तरीके के जो भी हड़ताल वगैरह करने थे, जो कुछ भी करना था, उन हर चीज को वो लोग प्रॉपरली करने की कोशिश कर रहे थे. एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना होगा, दैट इज इट्स वाइड बेस. मतलब कि सोसाइटी के हर सेक्शन तक ही पहुंच गया. जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, वुमेन्स, लेबर्स, पीजेंट्स, एवरी सेक्शन, एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एलीट क्लास, ठीक है, एवरी सिंगल क्लास, हर क्लास जो थी, हर एक को इनके बारे में पता चला, इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में पता चला. इनमें से बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया. राइट. तो ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट, स्पेशली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हेन इट इज लेड बाय अ वेरी वेरी एबल लीडर, ठीक है, अगर आपका लीडर अच्छा हो, जैसे कि हमारे पास महात्मा गांधी थे, अगर आपके पास लीडर अच्छा हो तो वो बिना एक भी फाइट किए हुए, बिना एक भी वॉर के, बिना एक भी स्वॉर्ड चलाए हुए, बिना एक भी गन चलाए हुए पूरी की पूरी बैटल जीत सकता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इटसेल्फ वाज अ मास्टर स्ट्रोक. एंड मास्टर स्ट्रोक कैसे था, आई होप आपको मैंने फर्स्ट 10 और 15 मिनट के अंदर क्लियर कर दिया था. एज टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन आइडिया क्या था, हाउ इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी. और अगर ये मूवमेंट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स और चल जाती, मतलब 2 साल तक तो चली गई थी, अगर ये 5 और 6 साल तक चल जाती, तो प्रोबेबली हमारा इंडिपेंडेंस शायद बहुत पहले मिल गया होता. बिकॉज ब्रिटिशर्स वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन. ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करने वाले जो डिफरेंट सेक्शंस थे, उन्होंने कॉपरेट करने से मना कर दिया. अब फार्मर्स उनको कॉपरेट नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट्स कॉपरेट नहीं कर रहे थे, लॉयर्स कॉपरेट नहीं कर रहे थे, यहां तक कि जो उनकी खुद की कम्युनिटीज थी, जो स्टार्टिंग में जैसे मॉडरेट लीडर्स वगैरह थे, जो उनके यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, असेंबली के अंदर उनका सपोर्ट किया करते थे, उन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं कॉपरेट करना बंद कर दिया. तो ये शो करता है कि ऑल्दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी लंबा नहीं चल पाया, बट उसने एक बहुत ही एनहांस्ड जो एक इंपैक्ट था वो हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर छोड़ा था. ठीक है. तो एक चीज, एक ड्रॉबैक जो हम फाइनली कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो ये था कि ऑल्दो खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कॉपरेशन सब साथ हैं, मतलब कि 2 डिफरेंट चीजों को ये साथ में तो ले आया, बट एक सेकुलर फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं पैदा नहीं कर पाया. बिकॉज द मोमेंट ये दोनों ही फोर्सेस डिक्लाइन हुई, मतलब अलग अलग हुई, फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी के फैक्टर्स आने लगे थे. बट दिस things aside, non-cooperation movement बाकी सब डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर इट वाज हाईली सक्सेसफुल. एंड किस तरीके से सक्सेसफुल था, आई होप मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश की है. आई होप आपको ये चीजें समझ आ पाई हैं. आई होप आप इन चीजों को डायरेक्टली लिंक कर पा रहे हैं, और जो भी सिलेबस के पार्ट्स थे, आई होप वो सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं. तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था, स्पेशली द अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर्ली क्लियर हो गई. ठीक है. अब बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जस्ट अ स्मॉल सजेशन कि जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, या फिर जब भी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं जिसके वाइड इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, देखो सेम इवेंट जो है, सेम इवेंट को डिफरेंट स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब क्या है कि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है. राइट. तो जब भी आप कोई चीज ऐसी पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ एक फैक्ट, एक फिगर की तरह याद मत कीजिए, उसको सिर्फ फैक्ट और फिगर की तरह समझिए मत. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट, द मेन आइडिया, द मेन जो भी रियलिटी, जिस रियलिटी के पीछे एक्चुअली वो स्कॉलर भाग रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए. जिस तरीके से हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आज प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की, उस तरीके से आपको कोशिश करना है कि एवरी सिंगल मूवमेंट को, हर मूवमेंट के तह तक जाना है, एज टू हाउ इज दिस हैपनिंग.
और द मोमेंट आप इस पर्टिकुलर चीजों को डीप में डिटेल में समझना स्टार्ट कर देंगे, देन एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ मेंस will be easy for you. Every single question of prelims will be very very easy for you because आपने हर चीज को widely and deeply दोनों ही तरीकों से कवर कर लिया है. I hope this particular video was somewhat beneficial to you. Thank you so much for listening to this video. See you in the next one.